न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो एक नजर डालते हैं हम देश और प्रदेश के दो खबरें विस्तार से। मुंबई में पहचान बदल कर रह रहे बांग्लादेशी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही देश में छिपे अवैध पाकिस्तानियों और बांग्लादेश के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने पहले गुजरात के अहमदाबाद से 1200 से ज्यादा बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया। इसके बाद अब पुलिस ने मुंबई से 60 से ज्यादा बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया। मुंबई पुलिस को अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश मिले हैं, जिसके तहत यह विशेष अभियान चलाया गया है। पुलिस ने अवैध घुसपैठियों की तलाश के लिए विशेष टीमों का गठन किया है। हर टीम को एक निश्चित क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है। इसके बाद से ही लगातार बांग्लादेशियों पर कार्रवाई की जा रही है। पिछले दिनों गुजरात में अवैध बांग्लादेशियों पर सरकार की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई थी। यहाँ पुलिस टीमों ने आधी रात को अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के ठिकानों पर छापा मारा और करीब 1000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया था। इन बांग्लादेशियों के पास बंगाल के कागजात भी मिले थे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद गृह मंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की थी और उन्हें अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान करने और उनके देश वापस भेजने की अपील की थी। उसके बाद से ही लगभग देश के सभी राज्यों में अवैध रह रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर, कोलकाता में रूफटॉप पर चल रहे रेस्टोरेंट बंद करने का आदेश। कोलकाता के मछुआ बाजार में भीषण आगजनी के बाद कोलकाता नगर निगम ने बड़ा फैसला किया है। कोलकाता नगर निगम के मेयर फरहाद हकीम ने शहर के सभी छत वाले रेस्तरां बंद करने का आदेश दिया। कोलकाता के मेयर ने कहा कि अधिसूचना पहले ही जारी कर दी गई है। नगर आधारित रिपोर्ट तैयार की जा रही है तथा प्रत्येक रेस्तरां को निर्देश भेजे जा रहे हैं। कोलकाता नगर निगम ने साफ कर दिया है कि रेस्तरां के लिए छतें नहीं बेची जा सकती। मेयर ने कहा है कि जिस तरह नीचे की जगह कोई नहीं बेच सकता, उसी तरह छत भी नहीं बेची जा सकती। छत खुली रहेगी। जो एक रेस्तरां बन गई है और उसे बंद करना होगा, क्योंकि अगर नीचे आग लगती है तो लोग छत पर शरण लेने जा सकते हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दीघा से लौटने के बाद सीधे घटनास्थल पर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने बड़ा बाजार और जोड़ासांको इलाकों के कई होटल, बाजारों और व्यापारियों को चेतावनी दी थी। ममता बनर्जी ने खुद कहा है कि नियम होने के बावजूद कई व्यवसायी उनका पालन नहीं करते। फिर ममता बनर्जी मैग्मा मार्केट पहुंची। अचानक वहां जाकर देखा तो वहां 24 गैस सिलेंडर रखे हुए थे। इसके बाद मुख्यमंत्री ने अग्निशमन विभाग, नगर पालिका और पुलिस आयुक्त को एक साथ बैठक करने का आदेश दिया। तब कोलकाता नगर निगम ने यह आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कोलकाता नगर निगम को सख्त रवैया अपनाने का आदेश दिया है। यह निर्णय लिया गया है कि शहर के सभी छत वाले रेस्तरां बंद कर दिए जाएंगे। सबसे पहले एक नगर आधारित रिपोर्ट बनाई जानी चाहिए। कोलकाता के मछुआ बाजार में भीषण आगजनी के बाद कोलकाता नगर निगम ने बड़ा फैसला किया है। कोलकाता नगर निगम के मेयर फरहाद हकीम ने शहर के सभी छत वाले रेस्तरां बंद करने का आदेश दिया। कोलकाता के मेयर ने कहा कि अधिसूचना पहले ही जारी कर दी गई है। नगर आधारित रिपोर्ट तैयार की जा रही है तथा प्रत्येक रेस्तरां को निर्देश भेजे जा रहे हैं। कोलकाता नगर निगम ने साफ कर दिया है कि रेस्तरां के लिए छतें नहीं बेची जा सकती। मेयर ने कहा है कि जिस तरह नीचे की जगह कोई नहीं बेच सकता, उसी तरह छत भी नहीं बेची जा सकती। छत खुली रहेगी। जो एक रेस्तरां बन गई है और उसे बंद करना होगा, क्योंकि अगर नीचे आग लगती है तो लोग छत पर शरण लेने जा सकते हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दीघा से लौटने के बाद सीधे घटनास्थल पर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने बड़ा बाजार और जोड़ासांको इलाकों के कई होटल, बाजारों और व्यापारियों को चेतावनी दी थी। ममता बनर्जी ने खुद कहा है कि नियम होने के बावजूद कई व्यवसायी उनका पालन नहीं करते। फिर ममता बनर्जी मैग्मा मार्केट पहुंची। अचानक वहां जाकर देखा तो वहां 24 गैस सिलेंडर रखे हुए थे। इसके बाद मुख्यमंत्री ने अग्निशमन विभाग, नगर पालिका और पुलिस आयुक्त को एक साथ बैठक करने का आदेश दिया। तब कोलकाता नगर निगम ने यह आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कोलकाता नगर निगम को सख्त रवैया अपनाने का आदेश दिया है। यह निर्णय लिया गया है कि शहर के सभी छत वाले रेस्तरां बंद कर दिए जाएंगे। सबसे पहले एक नगर आधारित रिपोर्ट बनाई जानी चाहिए। कोलकाता के मछुआ बाजार में भीषण आगजनी के बाद कोलकाता नगर निगम ने बड़ा फैसला किया है। कोलकाता नगर निगम के मेयर
फरहाद हकीम ने शहर के सभी छत वाले रेस्तरां बंद करने का आदेश दिया। कोलकाता के मेयर ने कहा कि अधिसूचना पहले ही जारी कर दी गई है, नगर आधारित रिपोर्ट तैयार की जा रही है तथा प्रत्येक रेस्तरां को निर्देश भेजे जा रहे हैं। कोलकाता नगर निगम ने साफ कर दिया है कि रेस्तरां के लिए छतें नहीं बेची जा सकती। मेयर ने कहा है कि जिस तरह नीचे की जगह कोई नहीं बेच सकता, उसी तरह छत भी नहीं बेची जा सकती। छत खुली रहेगी जो एक रेस्तरां बन गई है और उसे बंद करना होगा, क्योंकि अगर नीचे आग लगती है तो लोग छत पर शरण लेने जा सकते हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दीघा से लौटने के बाद सीधे घटनास्थल पर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने बड़ा बाजार और जोड़ा सांको इलाकों के कई होटल, बाजारों और व्यापारियों को चेतावनी दी थी। ममता बनर्जी ने खुद कहा है कि नियम होने के बावजूद कई व्यवसायी उनका पालन नहीं करते। फिर ममता बनर्जी मैग्मा मार्केट पहुंची। अचानक वहां जाकर देखा तो वहां 24 गैस सिलेंडर रखे हुए थे। इसके बाद मुख्यमंत्री ने अग्निशमन विभाग, नगर पालिका और पुलिस आयुक्त को एक साथ बैठक करने का आदेश दिया। तब कोलकाता नगर निगम ने यह आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कोलकाता नगर निगम को सख्त रवैया अपनाने का आदेश दिया है। यह निर्णय लिया गया है कि शहर के सभी छत वाले रेस्तरां बंद कर दिए जाएंगे। सबसे पहले एक नगर आधारित रिपोर्ट बनाई जानी चाहिए। कोलकाता के मछुआ बाजार में भीषण आगजनी के बाद कोलकाता नगर निगम ने बड़ा फैसला किया है। कोलकाता नगर निगम के मेयर फरहाद हकीम ने शहर के सभी छत वाले रेस्तरां बंद करने का आदेश दिया। कोलकाता के मेयर ने कहा कि अधिसूचना पहले ही जारी कर दी गई है, नगर आधारित रिपोर्ट तैयार की जा रही है तथा प्रत्येक रेस्तरां को निर्देश भेजे जा रहे हैं। कोलकाता नगर निगम ने साफ कर दिया है कि रेस्तरां के लिए छतें नहीं बेची जा सकती। मेयर ने कहा है कि जिस तरह नीचे की जगह कोई नहीं बेच सकता, उसी तरह छत भी नहीं बेची जा सकती। छत खुली रहेगी जो एक रेस्तरां बन गई है और उसे बंद करना होगा, क्योंकि अगर नीचे आग लगती है तो लोग छत पर शरण लेने जा सकते हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दीघा से लौटने के बाद सीधे घटनास्थल पर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने बड़ा बाजार और जोड़ा सांको इलाकों के कई होटल, बाजारों और व्यापारियों को चेतावनी दी थी। ममता बनर्जी ने खुद कहा है कि नियम होने के बावजूद कई व्यवसायी उनका पालन नहीं करते। फिर ममता बनर्जी मैग्मा मार्केट पहुंची। अचानक वहां जाकर देखा तो वहां 24 गैस सिलेंडर रखे हुए थे। इसके बाद मुख्यमंत्री ने अग्निशमन विभाग, नगर पालिका और पुलिस आयुक्त को एक साथ बैठक करने का आदेश दिया। तब कोलकाता नगर निगम ने यह आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कोलकाता नगर निगम को सख्त रवैया अपनाने का आदेश दिया है। यह निर्णय लिया गया है कि शहर के सभी छत वाले रेस्तरां बंद कर दिए जाएंगे। सबसे पहले एक नगर आधारित रिपोर्ट बनाई जानी चाहिए। अगली खबर, भाखड़ा जल बंटवारे पर पंजाब हरियाणा में घमासान। गृह मंत्रालय में लगभग 1.5 घंटे वाली चली बैठक के बाद भी पंजाब और हरियाणा के बीच जल विवाद का मसला भी हल नहीं हो सका है। पंजाब और हरियाणा के बीच फिलहाल कोई सहमति नहीं बन सकी। बैठक में पंजाब ने पहले की तरह केवल 4000 क्यूएस के पानी उपलब्ध कराने पर सहमति जताई है, जबकि हरियाणा 8500 क्यूएस के पानी की अपनी मांग पर अड़ा रहा। शुक्रवार को गृह सचिव के साथ गृह मंत्रालय में हुई बैठक में शामिल हुए पंजाब के एसीएस आलोक शेखर ने मुख्यमंत्री भगवंत मान की मंशा से अवगत कराया। गृह सचिव गोविंद मोहन अभी भी दोनों राज्यों के बीच सहमति बनवाने की कवायद में जुटे हुए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दंगल डैम के आसपास पुलिस की तैनाती को लेकर भी अंदरूनी तौर पर सख्त नोटिस लिया, जबकि हरियाणा के अधिकारी लगातार अतिरिक्त पानी की मांग करते रहे। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने पंजाब और हरियाणा से इस मामले में अपनी जिद छोड़ने को कहा है। इसके अलावा हरियाणा को अपनी जल आवश्यकता के संबंध में बीबीएमबी के समक्ष अपने तर्क प्रस्तुत करने को कहा गया है। सूत्रों के अनुसार गृह सचिव ने कहा है कि यदि हरियाणा की अतिरिक्त पानी की मांग सही है तो हरियाणा को अपनी आवश्यकता के अनुसार बिना शर्त पंजाब से पानी उधार लेना चाहिए और पंजाब को जब भी जरूरत होगी उसे यह पानी हरियाणा को वापस करना होगा। अभी 1-2 बैठकें और हो सकती हैं। पंजाब सरकार ने बीबीएमबी के फैसले को लेकर पूरे दिन कानूनी सलाह भी ली है। मामले का जल्द निपटारा नहीं हुआ तो हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों सर्वोच्च न्यायालय का रुख कर सकते। गृह मंत्रालय में लगभग 1.5 घंटे वाली चली बैठक के बाद भी पंजाब और हरियाणा के बीच जल विवाद का मसला भी हल नहीं हो सका है। पंजाब और हरियाणा के बीच फिलहाल कोई सहमति नहीं बन सकी। बैठक में पंजाब ने पहले की तरह केवल 4000 क्यूएस के पानी उपलब्ध कराने पर सहमति जताई है, जबकि हरियाणा 8500
क्यूएस के पानी की अपनी मांग पर अड़ा रहा। शुक्रवार को गृह सचिव के साथ गृह मंत्रालय में हुई बैठक में शामिल हुए पंजाब के एसीएस आलोक शेखर ने मुख्यमंत्री भगवंत मान की मंशा से अवगत कराया। गृह सचिव गोविंद मोहन अभी भी दोनों राज्यों के बीच सहमति बनवाने की कवायद में जुटे हुए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दंगल डैम के आसपास पुलिस की तैनाती को लेकर भी अंदरूनी तौर पर सख्त नोटिस लिया, जबकि हरियाणा के अधिकारी लगातार अतिरिक्त पानी की मांग करते रहे। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने पंजाब और हरियाणा से इस मामले में अपनी जिद छोड़ने को कहा है। इसके अलावा हरियाणा को अपनी जल आवश्यकता के संबंध में बीबीएमबी के समक्ष अपने तर्क प्रस्तुत करने को कहा गया है। सूत्रों के अनुसार गृह सचिव ने कहा है कि यदि हरियाणा की अतिरिक्त पानी की मांग सही है तो हरियाणा को अपनी आवश्यकता के अनुसार बिना शर्त पंजाब से पानी उधार लेना चाहिए और पंजाब को जब भी जरूरत होगी उसे यह पानी हरियाणा को वापस करना होगा। अभी एक दो बैठकें और हो सकती हैं। पंजाब सरकार ने बीबीएमबी के फैसले को लेकर पूरे दिन कानूनी सलाह भी ली है। मामले का जल्द निपटारा नहीं हुआ तो हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों सर्वोच्च न्यायालय का रुख कर सकते। गृह मंत्रालय में लगभग 1.5 घंटे वाली चली बैठक के बाद भी पंजाब और हरियाणा के बीच जल विवाद का मसला भी हल नहीं हो सका है। पंजाब और हरियाणा के बीच फिलहाल कोई सहमति नहीं बन सकी। बैठक में पंजाब ने पहले की तरह केवल 4000 क्यूएस के पानी उपलब्ध कराने पर सहमति जताई है, जबकि हरियाणा 8500 क्यूएस के पानी की अपनी मांग पर अड़ा रहा। शुक्रवार को गृह सचिव के साथ गृह मंत्रालय में हुई बैठक में शामिल हुए पंजाब के एसीएस आलोक शेखर ने मुख्यमंत्री भगवंत मान की मंशा से अवगत कराया। गृह सचिव गोविंद मोहन अभी भी दोनों राज्यों के बीच सहमति बनवाने की कवायद में जुटे हुए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दंगल डैम के आसपास पुलिस की तैनाती को लेकर भी अंदरूनी तौर पर सख्त नोटिस लिया, जबकि हरियाणा के अधिकारी लगातार अतिरिक्त पानी की मांग करते रहे। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने पंजाब और हरियाणा से इस मामले में अपनी जिद छोड़ने को कहा है। इसके अलावा हरियाणा को अपनी जल आवश्यकता के संबंध में बीबीएमबी के समक्ष अपने तर्क प्रस्तुत करने को कहा गया है। सूत्रों के अनुसार गृह सचिव ने कहा है कि यदि हरियाणा की अतिरिक्त पानी की मांग सही है तो हरियाणा को अपनी आवश्यकता के अनुसार बिना शर्त पंजाब से पानी उधार लेना चाहिए और पंजाब को जब भी जरूरत होगी उसे यह पानी हरियाणा को वापस करना होगा। अभी एक दो बैठकें और हो सकती हैं। पंजाब सरकार ने बीबीएमबी के फैसले को लेकर पूरे दिन कानूनी सलाह भी ली है। मामले का जल्द निपटारा नहीं हुआ तो हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों सर्वोच्च न्यायालय का रुख कर सकते। गृह मंत्रालय में लगभग 1.5 घंटे वाली चली बैठक के बाद भी पंजाब और हरियाणा के बीच जल विवाद का मसला भी हल नहीं हो सका है। पंजाब और हरियाणा के बीच फिलहाल कोई सहमति नहीं बन सकी। बैठक में पंजाब ने पहले की तरह केवल 4000 क्यूएस के पानी उपलब्ध कराने पर सहमति जताई है, जबकि हरियाणा 8500 क्यूएस के पानी की अपनी मांग पर अड़ा रहा। शुक्रवार को गृह सचिव के साथ गृह मंत्रालय में हुई बैठक में शामिल हुए पंजाब के एसीएस आलोक शेखर ने मुख्यमंत्री भगवंत मान की मंशा से अवगत कराया। गृह सचिव गोविंद मोहन अभी भी दोनों राज्यों के बीच सहमति बनवाने की कवायद में जुटे हुए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दंगल डैम के आसपास पुलिस की तैनाती को लेकर भी अंदरूनी तौर पर सख्त नोटिस लिया, जबकि हरियाणा के अधिकारी लगातार अतिरिक्त पानी की मांग करते रहे। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने पंजाब और हरियाणा से इस मामले में अपनी जिद छोड़ने को कहा है। इसके अलावा हरियाणा को अपनी जल आवश्यकता के संबंध में बीबीएमबी के समक्ष अपने तर्क प्रस्तुत करने को कहा गया है। सूत्रों के अनुसार गृह सचिव ने कहा है कि यदि हरियाणा की अतिरिक्त पानी की मांग सही है तो हरियाणा को अपनी आवश्यकता के अनुसार बिना शर्त पंजाब से पानी उधार लेना चाहिए और पंजाब को जब भी जरूरत होगी उसे यह पानी हरियाणा को वापस करना होगा। अभी एक दो बैठकें और हो सकती हैं। पंजाब सरकार ने बीबीएमबी के फैसले को लेकर पूरे दिन कानूनी सलाह भी ली है। मामले का जल्द निपटारा नहीं हुआ तो हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों सर्वोच्च न्यायालय का रुख कर सकते। गृह मंत्रालय में लगभग 1.5 घंटे वाली चली बैठक के बाद भी पंजाब और हरियाणा के बीच जल विवाद का मसला भी हल नहीं हो सका है। पंजाब और हरियाणा के बीच फिलहाल कोई सहमति नहीं बन सकी। बैठक में पंजाब ने पहले की तरह केवल 4000 क्यूएस के पानी उपलब्ध कराने पर सहमति जताई है, जबकि हरियाणा 8500
क्यूएस के पानी की अपनी मांग पर अड़ा रहा। शुक्रवार को गृह सचिव के साथ गृह मंत्रालय में हुई बैठक में शामिल हुए पंजाब के एसीएस आलोक शेखर ने मुख्यमंत्री भगवंत मान की मंशा से अवगत कराया। गृह सचिव गोविंद मोहन अभी भी दोनों राज्यों के बीच सहमति बनवाने की कवायद में जुटे हुए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दंगल डैम के आसपास पुलिस की तैनाती को लेकर भी अंदरूनी तौर पर सख्त नोटिस लिया, जबकि हरियाणा के अधिकारी लगातार अतिरिक्त पानी की मांग करते रहे। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने पंजाब और हरियाणा से इस मामले में अपनी जिद छोड़ने को कहा है। इसके अलावा हरियाणा को अपनी जल आवश्यकता के संबंध में बीबीएमबी के समक्ष अपने तर्क प्रस्तुत करने को कहा गया है। सूत्रों के अनुसार गृह सचिव ने कहा है कि यदि हरियाणा की अतिरिक्त पानी की मांग सही है तो हरियाणा को अपनी आवश्यकता के अनुसार बिना शर्त पंजाब से पानी उधार लेना चाहिए और पंजाब को जब भी जरूरत होगी उसे यह पानी हरियाणा को वापस करना होगा। अभी एक दो बैठकें और हो सकती हैं। पंजाब सरकार ने बीबीएमबी के फैसले को लेकर पूरे दिन कानूनी सलाह भी ली है। मामले का जल्द निपटारा नहीं हुआ तो हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों सर्वोच्च न्यायालय का रुख कर सकते हैं। अगली खबर, जीएसटी संग्रह में तेजी से अग्रणी राज्य बना छत्तीसगढ़। अप्रैल 2025 में वस्तु एवं सेवा कर कलेक्शन में छत्तीसगढ़ ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। छत्तीसगढ़ ने 4135 करोड़ का जीएसटी संग्रह कर देश के शीर्ष 15 राज्यों की सूची में अपनी जगह बनाई है। जीएसटी संग्रहण के मामले में छत्तीसगढ़ ने केरल, पंजाब, बिहार और खनिज संसाधनों से भरपूर झारखंड जैसे राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया। राज्य की आर्थिक प्रगति को लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा व्यापार और उद्योग क्षेत्र में किए गए सशक्त सुधारों का प्रतिफल है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बीते 15 महीनों में राज्य सरकार ने ऐसे कई निर्णय लिए जिनसे निवेश और व्यापार को बढ़ावा मिला है। इन सभी पहल से राज्य में उद्योग और व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिला है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली और राजस्व संग्रह में निरंतर वृद्धि हो रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ को आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाना हमारा लक्ष्य है। राज्य की आर्थिक स्थिति में यह वृद्धि जनता और उद्योग जगत के सहयोग से संभव हुई है। यह प्रदर्शन छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत है और यह दिखाता है कि राज्य संसाधन आधारित अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर अब एक सशक्त औद्योगिक केंद्र के रूप में उभर रहा है। अप्रैल 2025 में वस्तु एवं सेवा कर कलेक्शन में छत्तीसगढ़ ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। छत्तीसगढ़ ने 4135 करोड़ का जीएसटी संग्रह कर देश के शीर्ष 15 राज्यों की सूची में अपनी जगह बनाई है। जीएसटी संग्रहण के मामले में छत्तीसगढ़ ने केरल, पंजाब, बिहार और खनिज संसाधनों से भरपूर झारखंड जैसे राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया। राज्य की आर्थिक प्रगति को लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा व्यापार और उद्योग क्षेत्र में किए गए सशक्त सुधारों का प्रतिफल है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बीते 15 महीनों में राज्य सरकार ने ऐसे कई निर्णय लिए जिनसे निवेश और व्यापार को बढ़ावा मिला है। इन सभी पहल से राज्य में उद्योग और व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिला है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली और राजस्व संग्रह में निरंतर वृद्धि हो रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ को आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाना हमारा लक्ष्य है। राज्य की आर्थिक स्थिति में यह वृद्धि जनता और उद्योग जगत के सहयोग से संभव हुई है। यह प्रदर्शन छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत है और यह दिखाता है कि राज्य संसाधन आधारित अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर अब एक सशक्त औद्योगिक केंद्र के रूप में उभर रहा है। अप्रैल 2025 में वस्तु एवं सेवा कर कलेक्शन में छत्तीसगढ़ ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। छत्तीसगढ़ ने 4135 करोड़ का जीएसटी संग्रह कर देश के शीर्ष 15 राज्यों की सूची में अपनी जगह बनाई है। जीएसटी संग्रहण के मामले में छत्तीसगढ़ ने केरल, पंजाब, बिहार और खनिज संसाधनों से भरपूर झारखंड जैसे राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया। राज्य की आर्थिक प्रगति को लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा व्यापार और उद्योग क्षेत्र में किए गए सशक्त सुधारों का प्रतिफल है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बीते 15 महीनों में राज्य सरकार ने ऐसे कई निर्णय लिए जिनसे निवेश और व्यापार को बढ़ावा मिला है। इन सभी पहल से राज्य में उद्योग और व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहन
मिला है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली और राजस्व संग्रह में निरंतर वृद्धि हो रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ को आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाना हमारा लक्ष्य है। राज्य की आर्थिक स्थिति में यह वृद्धि जनता और उद्योग जगत के सहयोग से संभव हुई है। यह प्रदर्शन छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत है और यह दिखाता है कि राज्य संसाधन आधारित अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर अब एक सशक्त औद्योगिक केंद्र के रूप में उभर रहा है। अप्रैल 2025 में वस्तु एवं सेवा कर कलेक्शन में छत्तीसगढ़ ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। छत्तीसगढ़ ने 4135 करोड़ का जीएसटी संग्रह कर देश के शीर्ष 15 राज्यों की सूची में अपनी जगह बनाई है। जीएसटी संग्रहण के मामले में छत्तीसगढ़ ने केरल, पंजाब, बिहार और खनिज संसाधनों से भरपूर झारखंड जैसे राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया। राज्य की आर्थिक प्रगति को लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा व्यापार और उद्योग क्षेत्र में किए गए सशक्त सुधारों का प्रतिफल है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बीते 15 महीनों में राज्य सरकार ने ऐसे कई निर्णय लिए हैं जिनसे निवेश और व्यापार को बढ़ावा मिला है। इन सभी पहल से राज्य में उद्योग और व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिला है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली और राजस्व संग्रह में निरंतर वृद्धि हो रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ को आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाना हमारा लक्ष्य है। राज्य की आर्थिक स्थिति में यह वृद्धि जनता और उद्योग जगत के सहयोग से संभव हुई है। यह प्रदर्शन छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत है और यह दिखाता है कि राज्य संसाधन आधारित अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर अब एक सशक्त औद्योगिक केंद्र के रूप में उभर रहा है। अगली खबर, अजित पवार का फिर छलका दर्द, मुख्यमंत्री पद को लेकर कही बात। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की मुख्यमंत्री बनने की इच्छा छिपी नहीं है। उन्होंने अब तक उप मुख्यमंत्री बनने की हैट्रिक बना ली है, लेकिन वे अभी तक मुख्यमंत्री नहीं बने। उन्होंने और उनकी पार्टी के नेताओं ने बार बार मुख्यमंत्री बनने की इच्छा व्यक्त की है। उनकी इच्छा अभी तक पूरी नहीं हुई है। इस बार फिर अजित पवार का पुराना दर्द छलक पड़ा है और मुख्यमंत्री नहीं बनने को लेकर अफसोस भी जताया है। अजित पवार मुंबई में एक कार्यक्रम में बोल रहे थे कि अपने भाषण के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री पद पर टिप्पणी की। पत्रकार राही भिड़े ने आशा व्यक्त की थी कि राज्य को एक महिला मुख्यमंत्री मिलनी चाहिए। उन्होंने इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पद पर टिप्पणी की है। उन्होंने यह भी विश्वास जताया कि राज्य को एक दिन महिला मुख्यमंत्री मिलेगी, जैसे ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री बनी हैं। यह फुले शाह और आम्बेडकर का महाराष्ट्र है, इसलिए राज्य में भी ऐसा ही होगा। बता दें कि अजित पवार कुल 6 बार उप मुख्यमंत्री रहे हैं। अजित पवार अब तक कुल 5 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। यह उनका छठा मौका है। वह पहली बार 2010 में कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण की सरकार में उप मुख्यमंत्री बने थे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की मुख्यमंत्री बनने की इच्छा छिपी नहीं है। उन्होंने अब तक उप मुख्यमंत्री बनने की हैट्रिक बना ली है, लेकिन वे अभी तक मुख्यमंत्री नहीं बने। उन्होंने और उनकी पार्टी के नेताओं ने बार बार मुख्यमंत्री बनने की इच्छा व्यक्त की है। उनकी इच्छा अभी तक पूरी नहीं हुई है। इस बार फिर अजित पवार का पुराना दर्द छलक पड़ा है और मुख्यमंत्री नहीं बनने को लेकर अफसोस भी जताया है। अजित पवार मुंबई में एक कार्यक्रम में बोल रहे थे कि अपने भाषण के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री पद पर टिप्पणी की। पत्रकार राही भिड़े ने आशा व्यक्त की थी कि राज्य को एक महिला मुख्यमंत्री मिलनी चाहिए। उन्होंने इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पद पर टिप्पणी की है। उन्होंने यह भी विश्वास जताया कि राज्य को एक दिन महिला मुख्यमंत्री मिलेगी, जैसे ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री बनी हैं। यह फुले शाह और आम्बेडकर का महाराष्ट्र है, इसलिए राज्य में भी ऐसा ही होगा। बता दें कि अजित पवार कुल 6 बार उप मुख्यमंत्री रहे हैं। अजित पवार अब तक कुल 5 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। यह उनका छठा मौका है। वह पहली बार 2010 में कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण की सरकार में उप मुख्यमंत्री बने थे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की मुख्यमंत्री बनने की इच्छा छिपी नहीं है। उन्होंने अब तक उप मुख्यमंत्री बनने की हैट्रिक बना ली है, लेकिन वे अभी तक मुख्यमंत्री नहीं बने। उन्होंने और उनकी पार्टी के नेताओं ने बार बार मुख्यमंत्री बनने की इच्छा व्यक्त की है। उनकी इच्छा अभी तक पूरी नहीं हुई है। इस बार फिर अजित पवार का पुराना दर्द छलक पड़ा है और मुख्यमंत्री नहीं बनने को लेकर अफसोस भी जताया है। अजित पवार मुंबई में एक कार्यक्रम में बोल रहे थे कि अपने भाषण के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री पद पर टिप्पणी की।
पत्रकार राही भिड़े ने आशा व्यक्त की थी कि राज्य को एक महिला मुख्यमंत्री मिलनी चाहिए। उन्होंने इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पद पर टिप्पणी की है। उन्होंने यह भी विश्वास जताया कि राज्य को एक दिन महिला मुख्यमंत्री मिलेगी, जैसे ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री बनी है। यह फूले शाह और आम्बेडकर का महाराष्ट्र है, इसलिए राज्य में भी ऐसा ही होगा। बता दें कि अजित पवार कुल 6 बार उप मुख्यमंत्री रहे हैं। अजित पवार अब तक कुल 5 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। यह उनका छठा मौका है। वह पहली बार 2010 में कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण की सरकार में उप मुख्यमंत्री बने थे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की मुख्यमंत्री बनने की इच्छा छिपी नहीं है। उन्होंने अब तक उप मुख्यमंत्री बनने की हैट्रिक बना ली है, लेकिन वे अभी तक मुख्यमंत्री नहीं बने। उन्होंने और उनकी पार्टी के नेताओं ने बार बार मुख्यमंत्री बनने की इच्छा व्यक्त की है। उनकी इच्छा अभी तक पूरी नहीं हुई है। इस बार फिर अजित पवार का पुराना दर्द छलक पड़ा है और मुख्यमंत्री नहीं बनने को लेकर अफसोस भी जताया है। अजित पवार मुंबई में एक कार्यक्रम में बोल रहे थे कि अपने भाषण के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री पद पर टिप्पणी की। पत्रकार राही भिड़े ने आशा व्यक्त की थी कि राज्य को एक महिला मुख्यमंत्री मिलनी चाहिए। उन्होंने इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पद पर टिप्पणी की है। उन्होंने यह भी विश्वास जताया कि राज्य को एक दिन महिला मुख्यमंत्री मिलेगी, जैसे ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री बनी है। यह फूले शाह और आम्बेडकर का महाराष्ट्र है, इसलिए राज्य में भी ऐसा ही होगा। बता दें कि अजित पवार कुल 6 बार उप मुख्यमंत्री रहे हैं। अजित पवार अब तक कुल 5 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। यह उनका छठा मौका है। वह पहली बार 2010 में कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण की सरकार में उप मुख्यमंत्री बने थे। अगली खबर, शमशान पहुंचा निर्मल कपूर का पार्थिव शरीर। बॉलीवुड अभिनेता अनिल कपूर की मां निर्मल कपूर का शुक्रवार शाम को मुंबई के एक निजी अस्पताल में वृद्धावस्था संबंधी बीमारियों के कारण निधन हो गया। वह 90 वर्ष की थी। निर्मल कपूर का शुक्रवार शाम करीब 5:30 बजे कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में हुआ। उन्हें कुछ दिन पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनका अंतिम संस्कार आज सुबह पवन हंस शमशान घाट पर किया जाएगा। निर्मल कपूर के अंतिम संस्कार की तैयारियां हो चुकी है। कुछ देर में उनके पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस में पवन हंस शमशान घाट पर अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। निर्मल कपूर के निधन के बाद कपूर परिवार ने एक भावुक बयान जारी किया। बोनी कपूर और उनके बच्चों अभिनेता अर्जुन कपूर और अंशुला कपूर ने इंस्टाग्राम पर एक बयान साझा किया है। बयान में लिखा है कि 2 मई 2025 को निर्मल कपूर ने अपने प्रिय परिवार के बीच शांति से अंतिम सांस ली। उन्होंने पुण्य और आनंदमय जीवन जिया। वह अपने 4 बच्चों, बहुओं, दामाद, 11 पोते पोतियों, 4 परपोते पोतियों और अनमोल यादों को छोड़ गई। भाई कैमरा उठाओ ना, भाई नीचे कैमरा लो। बस जान दो। हो गया उधर मार रहे हैं अनुपम को। वो इधर नहीं मार, अंदर भाग जाना, तेरा आई कार्ड निकल के रखना। वैसा ही रुक, उधर रुका है ना, ऐसा ही रुक। राजीव को उधर भेजना चाहिए था पवन ने।
अरे कशाला गॅप दिली माणूस रे, आता तो गाडीमध्ये टाकला. हो बघा कशाला पळवलात तुम्ही. का तो अतिशाना आला ना. आता काय दाबा लेफ्ट साईडला वगैरे जायचं, राईट साईडला दाबून जाऊ. मिल रहा है ना. तू मेरी राह मत देखना, अंदर पहले निकल जाना. जैसा गाड़ी रुके ना तू पहले निकल जाना. थोड़ा आप लोग पीछे हो जाइए. हे बोलला मी हे करणार का. चार गाड्या लावून ट्रॅफिक जाम केलं ते नाही बघत ते. वो हमको अभी गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन सिखा रहे हैं. ट्रैफिक गाड़ियों की वजह से हो रही है मैडम, हमारी वजह से नहीं हो रही है. रहने दो मैडम, आप अंडरस्टैंड करो. अगर आपके घर हम भी अंडरस्टैंड करते हैं, उसमें काम कर रहे हैं. और लोग अगर ऐसे आपके घर के सामने आप आपका काम करिए, हम हमारा काम करें. हाँ तो मैं अपना ही काम कर हाँ रही तो हमको करना है हमारा काम. साइड में रहकर काम करो. मैं मला भी देना है. आजा आजा मागे आजा मागे. पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ. पीछे पीछे. अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का. ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें. बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर. नमस्कार. हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़. आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूरी.